एक चीज़ जो मैं हर हर ट्रेडर को जो भी मार्केट में आने वाला है उसको सीखना ही चाहिए, मैथ्स की चीज़ है, टर्म है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जानो। पूरी स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं सारंग जो मुनाफे में है और आप पैसा बना पाती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ऑडियंस यही सुनना चाहती है कि स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट इज द वे यू अर्न मनी। तो सर स्ट्रैटेजी ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी सारंग, जैसे आपने प्राइस एक्शन की बात करी कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, अगर स्विंग हाई पे कौन सी पर्टिकुलर कैंडल पे आप वर्क करते हो, अगर वो बनी है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% श्योर हो जाती है। सबसे पहले तो आप कैंडल पे काम, वो कैंडल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। या फिर आप एक बड़ी कैंडल का वेट करो ब्रेकआउट के लिए, और जैसे ही अब आपने अभी नाम लिया क्रिप्टो भी करती हैं आप, तो क्रिप्टो में भी प्राइस एक्शन ही फॉलो करती हैं। कोई ऐसी चीज क्रिप्टो में जो लोग नहीं याद रखते और लॉस ले लेते हैं, उनमें वो याद रखनी चाहिए जिससे कि लोगों का प्रॉफिट बरकरार रहे और लोग पैसा बना पाए। सर सबसे पहली चीज़ तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रेडिंग को खास महत्व देते हैं अपने पॉडकास्ट में, और जो आज हमारी गेस्ट हैं वो इतनी खास हैं कि उनको दुनिया बॉस के नाम से जानती है, द बॉस ऑफ स्टॉक मार्केट। और दोस्तों, मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि हमारे देश में फीमेल ट्रेडर्स बहुत कम हैं अच्छी ट्रेडर्स काफ़ी हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं द बॉस ऑफ स्टॉक मार्केट यानी कि मिस सारंग। दोस्तों, वो एक इतनी अच्छी ट्रेडर हैं कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज उनसे समझेंगे प्राइस एक्शन के कुछ रहस्य, कौन सी स्ट्रेटजी वो यूज़ करके इतना पैसा बना रही हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करी, ज़ीरो भी नहीं मैं कहूँगा बल्कि नेगेटिव से शुरू करी, और इतनी साहसी महिला हैं वो कि आज वो करोड़ों की मतलब आज उनके पास करोड़ों रुपए की संपदा है। दोस्तों, ये प्रयास उनका सिर्फ एक जीवन को जीने का उत्साह है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो हिम्मत दिखाई है, बहुत कम महिलाएँ हैं जो दिखा पाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ा और उसके बाद ट्रेडिंग एज़ ए करियर शुरू किया। आइए समझते हैं उनकी कहानी और वो कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं, जिससे वो इतना मुनाफ़ा बना पाती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सब लोगों तक साझा हो सके। स्वागत करते हैं सारंग का। सारंग जी, बहुत-बहुत नमस्कार आपका डीप टॉक्स में आने के लिए। और जैसा कि हमारा नाम है शो का, डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, तो आज आपसे समझना है कि कैसे आपने अपनी ज़िंदगी शुरू करी और आप कैसे ट्रेडिंग जर्नी में आ गईं? सर, ज़िंदगी शुरू करने से पहले ना मुझे उस पड़ाव की बात करनी पड़ेगी जहाँ पे सब कुछ बदला मेरे लिए। जी, जी। आ, पहला पड़ाव था कि मुझे एक लड़का मिला अपनी ज़िंदगी में जिससे मुझे दिखा कि इसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है। और उसके बाद एक डिसीजन लिया मैंने अपनी लाइफ में, बल्कि हम दोनों ने ही डिसीजन लिया कि सबके अगेंस्ट जाके, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके हमने शादी की। अच्छा। उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके ना, हम लिटरली घर से जो होता है ना भागने वाला सीन होता है, वो किया हमने। हम मैच्योर थे, हम कमा रहे थे, हमारे पास कंपनी थी मेरी खुद की, और अभिषेक भी उसमें मेरी हेल्प कर रहा था। आ, पर फिर भी लोग नहीं माने, मतलब इतना मैच्योरिटी के बाद भी वो नहीं माने कि नहीं, शादी तो नहीं कर सकते आप आपस में। तो हमने डिसीजन लिया कि हमें साथ रहना है दोनों को, तो हमें सबको छोड़ना पड़ेगा। और हम निकले घर से, और वो वाला सीन होता है ना कि मार देंगे, गोली मार देंगे, और पुलिस केस और पुलिस कस्टडी में रहे हम 7-8 दिन। बहुत मुश्किल से निकला, मतलब हमें ऐसा था कि कोई हमें मार ना दे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फ़िल्म तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ, फिल्मी ही थी पूरी तो कहानी। आपके ऊपर फ़िल्म बनाई सकती है सारंग और अभिषेक। अभिषेक ही नाम है ना? अभिषेक नाम है। तो सारंग अभिषेक, अभिषेक सारंग, अभिषेक की सारंग, सारंग का अभिषेक। और दोस्तों, जो भी फ़िल्म निर्देशक इस एपिसोड को देख रहा है, हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो सारंग जी की कहानी बहुत एनकरेजिंग है, एक फ़िल्म बनाई जा सकती है, और स्वागत है सारंग जी की ज़िंदगी में। चलिए। और
हम उस जिस दिन निकले थे, हमारे पास सिर्फ एक लैपटॉप था जो हम लेके जाते थे अपने काम पे, और जो कपड़े हमने पहने हुए थे। और ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें वहीं से ही निकलना पड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ। हमने कब फिर उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा, और कुछ नहीं था। तो दोनों बालिग थे या ऐसा तो कुछ नहीं था कि नाबालिग थे, नहीं नहीं अंडर नहीं, एज थे? अंडर एज नहीं थे हम। 26-27 की उम्र के थे। अच्छा। हाँ, हम काफी मेच्योर थे। और दूसरा सारंग जी, इंटरकास्ट हैं आप दोनों या? नहीं नहीं, सेम कास्ट है, बस पता नहीं कि क्या होता, ईगो आ जाती है ना। लेकिन सारंग दोस्त- अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इंटरकास्ट भी नहीं है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? वो तुम हमारे पेरेंट्स से पूछिए जाके। हमारी उनसे बात नहीं होती तो हम उनसे पूछ लेते, पर आज भी वो हमसे बात नहीं करते हैं। आज भी बात नहीं करते? और आपकी नहीं। शादी को कितना टाइम हो गया? हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हमारा एक छोटा बच्चा भी है। दोस्तों, अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सारंग की एज कैलकुलेट करने मत लग जाइएगा, क्योंकि बहुत अपनी एज से यंग लगती है। तो अभी मैंने पूछा कि जेंडर एज तो नहीं थी। हाँ, क्योंकि हम जिम करते थे, अभी भी करते हैं, और जिम में ही मिले थे। Very good. तो तो सारंग, ये तो हुई आपकी एक निजी जिंदगी की शुरुआत कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके शादी करी। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को आपका प्यार मिला और एक दूसरे के साथ हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ऐसे में जुदा हो जाते हैं। तो ये तो रही आपकी स्टार्ट की बात। तो सारंग, ये ट्रेडिंग का जुनून कैसे आया और कैसे लगा कि ट्रेडिंग करनी है? तो क्या शादी से पहले भी आप जो कह रही हैं कंपनी चला रही थी, वो क्या कंपनी थी? क्या वो ट्रेडिंग की ही थी? नहीं नहीं, वो थी डिजिटल मार्केटिंग की। अच्छा। ठीक है। अभिषेक MBA है, मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से। मुझे वेबसाइट बनानी आती थी, उसको मार्केटिंग करनी आती थी, तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी थी। तो हमारे पास एक क्लाइंट आए, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे और भर के पैसा, ठीक है, और वो भी बहुत छोटे से थे। वो कभी जिम में ना जो ये हेल्पर्स होते हैं ना, उनका काम करते थे, और वो बंदा हमारे सामने फॉर्च्यूनर लेके आया है। तो सोचो। जिम का हेल्पर? हाँ हाँ, उस टाइम पे तो हमें तो लगा भैया बहुत पैसा है। हाँ, ये बहुत पैसा है, ये कर रहे हैं तो क्या ही है। फिर उन्होंने हमें ये बोला कि ना आप हमारे लिए हमारी वेबसाइट बनाइए और हमारे लिए थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। तो वो करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट पढ़नी पड़ी। क्लाइंट को तभी हम कुछ काम अच्छा दे सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट पढ़ने लगे हम, और फिर वहां से जब पढ़ना स्टार्ट किया तो चीजें समझ आने लगी। अब हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि हमने पैसे कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की थी, स्टॉक मार्केट हमने पढ़ाई से स्टार्ट की। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस रहा कि आप कैसे पूछते हैं ना कि आप कैसे इसमें निकल गए, क्या आपने ज़्यादा पैसे क्यों नहीं गवाए, आपके पास पैसे नहीं थे आप, क्योंकि हमने एक पढ़ाई से स्टार्ट किया। ट्रेडिंग में हम आए ही उस जरिए से थे। दोस्तों, देख लीजिए, जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मार्केट में वही कामयाब हो सकता है जो पढ़ के आएगा, सीख के आएगा, नॉलेज लेके आएगा, क्योंकि ये पैसा अथाह समुद्र है पैसे का। और दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ वही कामयाब है जो सीख के आएगा। नहीं तो आप जितना मर्जी पैसा ले, तो इतना बड़ा दाना में ये सारा पैसा खा सकता है आपका। हाँ, और उनका पैसा खा गया। वो उन्होंने शायद ज़्यादा पैसे में कहीं बेट ले ली जिनसे हमने इंस्पायर हुए थे, और फिर वो आज वो डूब गए हैं। अरे बाप बिल्कुल। रे। तो ये ट्रेडिंग में है, चलता है कि एक बार किसी का पड़ाव बहुत ऊपर आता है, पर अगर वो वहाँ पे संभल ना पाए। एक्चुअली सारंग, होता क्या है ट्रेडिंग में, अक्सर मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और आपको पता है मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूँ, आप तो मुझे वैसे निजी रूप से भी जानती हैं। होता क्या है कि आदमी पहले 100 रुपये कमाता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, या 10,000 कमाता है, वो 10,000 10,000 10,000 3-4 बार कमा लेता है। हाँ, वो इतना उसे लगता है कि अब जो वो पहले 1-2 लॉट में काम कर रहा था ना, वो सीधे 100 लॉट में काम करता है। जैसे ही वो बड़ी बैट खेलता है, वहीं पे उसके साथ सेट सीन हो जाता है, और वो जो है सारा पैसा जो अगला पिछला कमाया होता है वो डूब जाता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग इज टू बी वर्कड अपॉन रादर देन कि आपको ट्रेडिंग कितनी अच्छी आती है। हाँ, आप अगर मेरी भी रील्स देखेंगी, या जो मेरे कोर्सेज भी हैं, या जो मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि आप दोस्तों सिर्फ अपने स्किल सेट पे काम करिए, रिस्क पे काम करिए, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। मत भागिए। ग्रीड ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इसमें। और हमें ना क्विक मनी बहुत चाहिए होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि स्क्रीन है, देखो एंट्री बैरियर कोई है नहीं, आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए, आप
500,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको सपने दिख जाते हैं 1-2 करोड़ के। तो आप उस चक्कर में, उस ग्रीड के चक्कर में, बैरियर नहीं है और आप बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं। लेकिन इसमें सारंग मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हुँ, इट इज जस्ट लाइक अ डिस्कशन, हुँ, कि लोग ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हुँ, अपने बड़े बड़े फर्जी हुँ, प्रॉफिट दिखाते हैं। मैं फर्जी वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअल नहीं हुँ, होते। दूसरा, गाड़ियां दिखा देते हैं हुँ, जो कि हुँ। उनकी नहीं होती, वो पता लगता है किराए की हाँ, है। हाँ, दुबई में वो होटल्स दिखा देते हैं जो वो एक आध दिन के लिए रेंट लेते हैं, कोई पूरा हाँ, बुर्ज खलीफा तो खरीद नहीं लेते। हाँ, तो लोगों को लगता है यार ये करोड़ों कमा रहा है, हाँ, ठीक है ना। सो दे गेट इन्फ्लुएंस विद देयर हाँ, जो ग्लिम्सी लाइफ होती है, ग्लूमी लाइफ होती है। और होता क्या है उससे, कि किसी की रॉयल्स रॉयस देख ली, किसी की मर्सिडीज देख ली, किसी की BMW, किसी की फॉर्च्यूनर, जैसे आपने भी फॉर्च्यूनर देख ली। तो ये क्या है, ये ना एक आपके उसमें एक मिराज का जैसे होता है ना, वो क्रिएट कर देती है। और इस वजह से लोग, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि भैया ये तो सीढ़ी है बिल्कुल ऊपर जाने की, और पैसा डालते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद हो जाता है। अब यकीन मानिए, हमें दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, इतने साल हो गए स्टॉक मार्केट करते हुए। हमने अब, ठीक है, लास्ट ईयर जाके इनोवा हाई क्रॉस खरीदी है, इतने साल की मेहनत करने के बाद। और ये आपने गलती कर दी, आपको कम से कम फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए थी या मर्सिडीज, क्योंकि आप दिखाओगे नहीं तो आपका लोग। नहीं 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 सर, दिखावा, फिर देखो, दिखावे से एक बार इंसान आएगा, फिर ठोकर खाएगा, फिर वो उसको गलत नाम नहीं कमाना है ना, बस। किसी की बद्दुआ नहीं कमानी है। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन तो फॉर्च्यूनर ही थी देख के। ले लेंगे। तो चलिए सारंग जी, हमारा आशीर्वाद है कि आप अगली गाड़ी BMW लें, मर्सिडीज लें, फॉर्च्यूनर लें, और भी जो आपको डिफेंडर लें, जो आपकी मदद, भगवान आपकी पूरी इच्छा करे और बस सर, खूब पैसा कमाएं आप। गाड़ियों से पहले एसेट, बिटकॉइन आ जाए, वो बहुत ऊपर जाएगा। तो सारंग, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कहाँ से शुरू करी? स्टॉक से शुरू करी, इंडेक्स से शुरू करी? क्योंकि आपने पढ़ना शुरू किया होगा तब आपको कोई नॉलेज नहीं थी, तो वो कहाँ से शुरू करी और आपने उसमें कैसे अपने आप को अपग्रेड किया? हमने स्टॉक से शुरू किया, शुरुआत इक्विटी से ही शुरू की, क्योंकि जब पढ़ने के साथ आए तो कहीं ना कहीं रिस्क तो आ ही जाता है, बता ही देते हैं सब। हाँ, तो पढ़ने के साथ जब आते हैं तो सबसे पहले कहीं भी आप पढ़ने जाओगे ना, तो स्टॉक मार्केट में वो रिस्क वर्ड आ ही जाता है। तो वो एक पहले ही पता चल गया था कि भैया रिस्क तो है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी हो कि मैं ये लूज कर दूँ। और हमारे पास कोई कुशनिंग तो थी नहीं, कोई फैमिली नहीं थी, कोई कमाने वाला था नहीं, जरिया नहीं था कि भैया गवा देंगे तो कोई आ जाएगा हमें बचाने के लिए। हम दो ही थे एक दूसरे का सहारा। और तो हमने स्टार्ट किया स्टॉक से ही, और हमने लगाए 5,000 रुपये बस, कि अगर ये 5,000 जाते हैं तो हमें कुछ नहीं नुकसान होगा। और वो 5,000 डूबे, फिर से शुरू किया, जब फिर से 5,000 रुपये लगाए, कि 5 जाते के साथ जाते भी हैं हर महीने के भी उसको सीखने में, तो सोच लेंगे फीस दे रहे हैं हम, पर एक साथ आते के साथ ही सारी पूंजी लगा देंगे और फिर वो चले जाएंगे, वो गलत था। तो वो 5,000 कई बार गवा के, तो जब वो धीरे धीरे एक बार को 5,000 से 10,000 बने, फिर वो 10,000 से फिर वो पीछे आए, कभी ग्राफ ऐसा तो जाता नहीं है, फिर 5 से 10 बने, फिर 10 से वो नीचे आए, फिर वो 2,000 रहे, फिर वो 2,000 से फिर ऊपर गए, तो फिर वो धीरे 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 ऊपर चला गया। फिर जब वो कंसिस्टेंट आने लगे, तब फिर जब हमने जो थोड़ी बहुत सेविंग्स में पैसे थे वो लगाए उसके अंदर, कि हाँ अब कंसिस्टेंसी आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, अब जो ये रिस्क करेंगे ये पता है कि ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि चीज़ें सीख ली हैं। तब हम वहाँ से आगे बढ़े, और तभी इस जर्नी को इतने टाइम लगा है इस लेवल पे आने के लिए। अभी जैसे आप कह रहे थे कि हम देखते हैं कि 1 साल में बंदा आया है और घूम रहा है बड़ी-बड़ी गाड़ियों में। वो रियलिटी है नहीं स्टॉक मार्केट की। क्योंकि कोई भी शुरू करेगा तो एक इन्वेस्टिंग से, स्टॉक से समझने से शुरू करेगा। हाँ। और जो एग्जैक्टली एंटर करता है ऑप्शन बाइंग में, वो तो खैर कैपिटल गवाता ही गवाता है। वो तो है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग तो लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग में ये कर सकते हो कि आप अपनी कैपिटल जितनी भी है उसका 10% आपको भैया करना है तो ऑप्शन बाइंग पे लगा दो, और उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट लगा के चलोगे तब आपको
कहीं ना कहीं मुनाफा होगा। रिस्क मैनेजमेंट की जगह तो ऑप्शन बाइंग तो जाना ही है आपका। तो आपका क्या रहता है, फोर्टे क्या है आपका ट्रेडिंग का? आप इन्वेस्टिंग करते हो अभी एट प्रेजेंट, ऑप्शन सेलिंग करते हो, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, क्या करते हो? मैं स्टॉक स्विंग्स करती हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं कुछ अपनी परसेंटेज अपनी उसका ऑप्शन बाइंग करती हूँ, क्योंकि वो कम कैपिटल में अच्छा रिटर्न दे देता है, मज़ा भी आता है, ठीक है। पर सारी कैपिटल नहीं लगाती क्लिक इसमें कभी भी। हाँ हाँ। किक, और सॉरी, क्लिक किक मिलती है। हाँ, किक मिल जाती है। और कुछ मैं क्रिप्टो में भी करती हूँ। क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं सारंग, जो मतलब आप मुनाफे में हैं और आप पैसा बना पाती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ऑडियंस यही सुनना चाहती है कि स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट इज द वे यू अर्न मनी? तो सर स्ट्रैटेजी ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर उसमें अप्लाई कर दोगे, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं इम्पोर्टेंट। मैं सिंपल बताती हूँ, मैं तो फॉलो करती हूँ प्राइस एक्शन पूरा का पूरा। मुझे पता है इम्पोर्टेंट लेवल्स, एक दो लेवल्स है। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स जैसे कोई स्टॉक 50 से नीचे है, अगर आप मार्केट में जाते हैं, सुनते हैं, तो क्या बात चलती है, ये स्टॉक अगर 50 से नीचे है कि यार ये स्टॉक 20 क्रॉस कर देगा तो भागेगा, ये स्टॉक 25, कोई ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि 21.5 क्रॉस कर देगा तब भागेगा। क्या चलता है, 20 क्रॉस कर देगा भाई भागेगा, निफ्टी 25,000 जाएगा भाई भागेगा, 26,000 जाएगा भाई भागेगा। 23 तो आएगा तो नीचे हाँ जाएगा। हाँ हाँ, तो ये आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि ये नंबर होल नंबर है, ये जाएगा, ये भागेगा, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरे लेवल्स आ जाते हैं आपके स्विंग हाई और लो। जो बड़े स्विंग हाई एंड लो है ना, अगर आप उनके पास भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करते हो, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं आएंगे क्योंकि बड़े स्विंग हाई लो कम होते हैं, पर वहाँ पे अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से आप बहुत अच्छे मूव कैप्चर करते हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। और स्टॉक मार्केट है साइकोलॉजी की, वो साइकोलॉजिकल लेवल बन गया, स्विंग बढ़ा कि भैया ये पिछले 3 महीने से ये लेवल कट नहीं हुआ है, अगर अब ये कट होगा, और या फिर यहाँ पे फिर से कट भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, आपको वहाँ पे उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं या सेलर ज़्यादा एक्टिव है। अब डायरेक्शन मिल गई आपको, आपको लेवल मिल गया, आप लगाओ अपना रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे और आप अपना वहाँ पे काम करो। प्योर प्राइस एक्शन। सारंग, जैसे आपने प्राइस एक्शन की बात करी कि स्विंग हाईज एंड स्विंग लोज की, अगर स्विंग हाई पे कौन सी पर्टिकुलर कैंडल पे आप वर्क करते हो, अगर वो बनी है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% श्योर हो जाती है? सबसे पहले तो आप हैमर कैंडल पे काम करो, वो हैमर कैंडल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी, ठीक है। अपसाइड में अगर मार्केट को गिरना है वहाँ से, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाती, और आपको हैमर कैंडल का इंडिकेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। या फिर आप एक बड़ी बुलिश कैंडल का वेट करो ब्रेकआउट के लिए, और जैसे ही उस पर कंफर्मेशन मिलता है, आप वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उन्हें ये हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, इनसाइड कैंडल बार, बड़ी विक ऊपर है तो उसका क्या मतलब है, बड़ी विक नीचे है तो उसका क्या मतलब है, बॉडी छोटी है, बॉडी बड़ी है, देयर आर सो मेनी वेज, मारी बाजू कैंडल, बहुत सारी कैंडल होती हैं जिसको मिला के प्राइस एक्शन बनता है। दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें कि मैंने ये सारी कैंडल्स, सारे ट्रेंड, सब कुछ एनालाइज करके करीब 50-60 पेज की एक पीडीएफ है, और इस पॉडकास्ट के लास्ट में मैं एक क्यूआर कोड दे दूंगा। यदि आप उसको स्कैन करते हैं तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि प्राइस एक्शन को यूज करते हुए कैसे आप जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आज सारंग जी आई हैं, प्राइस एक्शन की बात कर रही हैं। आप लोगों के लिए मौका है प्राइस एक्शन को सीखने का, क्योंकि दोस्तों ये मान के चलिए, जो चार्ट होता है ये गूंगा होता है, लेकिन कैंडल सब कुछ बोलती है। अब सर इसके बाद एक चीज़ जो मैं हर ट्रेडर को, मतलब हर जो भी मार्केट में आने वाला है, उसको सीखना ही चाहिए, मैथ्स की चीज़ है, ठीक है। टर्म है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पूरी स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी से कुछ मत सीखो, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स जान लो, क्योंकि पूरी स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बल्कि पूरी मैं कहूँगी ज़िंदगी ही प्रोबेबिलिटी पे चलती है। आज सूरज उगा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 है कि हाँ उगेगा ही सूरज, ठीक है। पर आज आप कहीं पे जाओगे या नहीं जाओगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है।
तो जो चीज की जिसकी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है वो तो होनी है, जिसकी चीज की कम है वो होगी नहीं होगी शायद। मार्केट में यही है। मार्केट में अगर आप समझ लो किस चीज पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, जिसकी कम है वहां से दूर रहोगे तो आप अपना पैसा बचा लोगे। आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आने ही चाहिए। आप ट्रेड में एंटर करते हो, आपको सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 100% श्योरिटी है नहीं मार्केट में कि वहां पे जाएगा या नहीं जाएगा। पर जैसे ही आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यार ये ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, अगर वो 50 से ऊपर है प्रोबेबिलिटी कि आपके डायरेक्शन में जाएगा, फैक्टर्स इतने सारे इन्वॉल्व है कि हाँ आपकी डायरेक्शन में जाएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं कि न्यूज़ क्या उसको साथ दे रही है, क्या मेजर जो ट्रेंड है वो उसका साथ दे रहा है, या कैंडलस्टिक उसका साथ दे रही है। प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई। आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो उसमें भी प्रोबेबिलिटी का काम चलता है। प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई, सारी चीजें साथ साथ है तो वो 50 से ऊपर गई, 60 गई, एक और प्रोबेबिलिटी आई कि हाँ कैंडल भी अच्छी बनी है, 70 गई, एक और प्रोबेबिलिटी आई हाँ वॉल्यूम भी अच्छा है, वो 80 गई। प्रोबेबिलिटी बढ़ी तो आपका सेटअप बेटर बन गया। अब वहीं पे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 50 से नीचे है कि यार जा सकता है नहीं जा सकता, वहां पे या तो उसको सेटअप को छोड़ दो या अपना रिस्क मैनेज कर लो बहुत तगड़े। अब रिस्क मैनेजमेंट में भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में प्रोबेबिलिटी कैसी है कि अब आप और मैं कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैं जीतूंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, आप जीतोगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, ठीक है, 50-50% होगी। अब मैं कहती हूँ कि मैं जीतूंगी तो मुझे 1 रुपए दे देना और आप जीतोगे तो आप 2 रुपए मिलेंगे। हाँ, ठीक है। तो इसमें मैं हारी 5 बार तो मेरे पास 5 रुपए आए, और मैं जीती, मैं हारी 5 बार तो मैंने 10 रुपए दे दिए, और मैं जीती 5 बार तो मैंने 5 रुपए लिए। तो मेरी प्रोबेबिलिटी 50% है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी आ गई रिस्क मैनेजमेंट की, वहां पे मैं हार गई। वहीं पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी रखती हूँ वहां पे रिस्क मैनेजमेंट की ज्यादा कि भैया मैं जितनी बार भी जीत रही हूँ मैं आपसे ले रही हूँ 10 रुपए और मैं हार रही हूँ मैं आपको दे रही हूँ 2 रुपए, तो मेरी वहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई बेशक, पर मैं फिर भी प्रॉफिट में जाऊंगी। ये अगर बेसिक किसी ने सीख लिया प्रोबेबिलिटी का तो वो स्टॉक मार्केट में काम कर जाएगा। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी ले ले, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को उठा लो और वहां पे उसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर दो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है मार्केट में काम करने की, वही देखते हैं हम। बस ये एक प्रोबेबिलिटी आप चाहिए। फिबोनाची में भी प्रोबेबिलिटी यूज होती है, क्योंकि फिबोनाची यूज होता है जो हमारी जितनी भी नेचुरल चीजें उसमें फिबोनाची काम करता है। एग्जैक्टली हर चीज में है, हर चीज में है, हर चीज में है। पर वो किस पे काम करता है? प्रोबेबिलिटी पे। दोस्तों फिबोनाची एक नंबर होता है, ये जापान के इटली के एक साइंटिस्ट थे जो आर्टिस्ट भी थे, उन्होंने फिबोनाची नंबर्स का वो किया था, इजाद किया था। एक फिबोनाची नंबर है, एक के बाद दोबारा एक है, फिर एक और एक प्लस होके 2 है, फिर एक और 2 प्लस करके 3 है, 3 और 2 करके 5 है, 5 और 3 करके 8 है। यानी पिछले 2 नंबर को ऐड करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, फिबोनाची नंबर आते जाते हैं। ये फिबोनाची नंबर का सिद्धांत होता है। दूसरा दोस्तों, जितनी भी चीजें प्राकृतिक हैं, जैसे पीसा की मीनार है, जब आप उसके डिजाइन को नापेंगे तो वो फिबोनाची नंबर से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। कोई फूल आपको खूबसूरत लग रहा है, फिबोनाची नंबर से मैच करता है। कोई बिल्डिंग आपको सुंदर लग रही है, फिबोनाची नंबर, चाहे लिटरली उसने डाला हो या ना डाला हो, जो सुंदर दिख रहा है वो फिबोनाची नंबर उसमें ऑटोमेटिकली है, तभी वो सुंदर है। तो ऐसा देखा गया है कि फिबोनाची नंबर नेचर को रिजेंबल करता है, और जितनी भी चीजें दुनिया में सुंदर हैं, जिससे आप लोग आकर्षित होते हैं, ताजमहल है, किसी ने नहीं नापा, बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन आज अगर आप उसको नंबर स्केल करेंगे तो फिबोनाची नंबर वहां मैच हो जाएंगे। तो ये देखा गया है कि जितनी भी सुंदर चीजें हैं वहां फिबोनाची नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है।
तो ट्रेडर्स ने सोचा कि यार क्यों ना इन नंबर्स को एक हाई और लो स्विंग लगा के इसको जो है ट्रेडिंग में लगा के देखा जाए, तो काफी हद तक ये मैच करता है। 100% एक्यूरेसी तो देखिए कुछ नहीं होती मार्केट में, लेकिन हाँ अगर 70-80% भी एक्यूरेसी मिल जाती है तो आप लोग जो है ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। फिबोनाची को अगर आप ऊपर से नीचे लगा रहे हैं तो स्विंग हाई टू स्विंग लो मिला दीजिए, मतलब हाई टू लो पॉइंट मिला दीजिए। फिबोनाची आगे के लिए अपने आप नंबर डिसाइड करके दिखा देगा। लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि पहले से बता देता है क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। और वहाँ पे प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा चलता है, कैंडल्स बहुत अच्छी वर्क और करते हैं। फिबोनाची के 2 नंबर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, एक 50% और एक 68% का रिट्रेसमेंट। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको सब समझ आ सब जाएगा। समझ आ जाएगा। और फिर भी यदि आपको कोई सवाल है फिबोनाची से रिलेटेड, कमेंट करिए और मेरी टीम आपको जवाब देगी। और हम सारंग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सारंग आप भी जवाब दीजिए। तो फिबोनाची भी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करता जी है, जी ठीक है, क्योंकि उसके फर्स्ट जो नंबर होता है, एडिशनल नंबर जो आता है, और उसके पीछे वाले नंबर का अगर डिवाइड करके देखें तो पाई रेशियो आता है। पाई रेशियो इज ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो दो नंबर अप साइड और डाउन साइड आते हैं, जहाँ पे भी एक का नंबर अप है एक नंबर डाउन है, दो प्रोबेबिलिटी है, वो उसमें आ जाता है। तो कोई भी चीज आप मार्केट में कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, वो आ जाती है डाउन टू इसी पे। तो ये एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैथ्स का कुछ, मैथ्स देखो बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए, आप ट्रेडिंग में हैं, प्लस माइनस डिवाइड तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है। अगर आप 2 सेकंड में नहीं कैलकुलेट कर पाते हो तो आप प्लीज ट्रेडिंग से निकल जाओ। अगर आप अपना कैलकुलेटर उठा रहे हो और वहां पे फिर कैलकुलेट कर रहे हो, इतने में तो ट्रेड ही निकल जाता है आपका, एग्जैक्टली। ठीक है। इतना तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसमें एक सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, आपकी स्ट्रैटेजी, आप मार्केट को अलग तरीके से देखने लग जाएंगे। और दोस्तों मेरा कहना एक और है, मैं फिर कहना चाहूंगा, हालांकि पॉडकास्ट सारंग जी का है लेकिन इंफॉर्मेशन मैं भी देता रहता हूँ, कि कोई भी इंडिकेटर आप यूज करें, चाहे आप सिर्फ सिंपल ईएमए करें, सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि एसएमए करें, डेमा करें, फिबोनाची करें, सुपर ट्रेंड करें, वी वेब करें, या कोई भी आसान सा इंडिकेटर पकड़ लीजिए, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, बस उसकी स्टडी कर लीजिए कि उसकी वर्किंग क्या है। आधे क्या मैं कह रहा हूँ 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि ईएमए का मतलब क्या है। आधे से ज्यादा, जैसे अभी इन्होंने बताया या मैंने बताया आपको, फिबोनाची का ये ऐसे एडिशन होता है, उसका पाई रेशियो आता है। दोस्तों ये हम लोगों ने ना स्टडी करिए तो निकाल पा रहे हैं, और तभी हम लोग जो है कामयाब ट्रेडर हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इंडिकेटर काम कैसे करने वाला है, इसका बेसिस क्या है। अगर हम 9 ईएमए लगाते हैं तो 9 ईएमए का मतलब क्या है, 50 ईएमए लगाते हैं तो 50 ईएमए का मतलब क्या है। जिस दिन आप ये छोटी छोटी चीजों पे दिमाग लगाना शुरू कर देंगे दोस्तों, आपको कोई भी एक बेहतरीन और प्रो ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, जैसे मैं कल ही एक बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, तो उसने कहा कि मैम ये गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, ठीक है, कोई भी गोल्डन क्रॉसओवर लगा लीजिए, कोई भी ईएमए, 50-200 जनरली। हाँ 50-200 का कर लीजिए। तो मैंने उसको समझाया कि इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि भैया 200 दिन से क्या प्राइस एवरेज चल रहा है, और लास्ट के 50 दिन में अगर वो प्राइस नीचे था तो 50 नीचे थी। अब एकदम से रीसेंट डेज में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो वो एकदम से 50 ऊपर जाएगी और उसको क्रॉस कर जाएगी कि भैया 200 दिन का जो एवरेज था उसके जो रीसेंट 50 दिन में है, प्राइस एकदम से अभी के टाइम में ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वो ऊपर चली गई है तो इसमें भी प्राइस एक्शन ही, और वो डेटा आपको सिंप्लीफिकेशन करके दे रहा है, ठीक है। तो आपने अगर प्राइस एक्शन पढ़ा हुआ है और आपने इंडिकेटर को समझ लिया है कि वो क्या आपको बता रहा है, आपको समझ आ जाएगा सारी चीजें कि वो क्या बताना चाहता है आपको। एंड इट रियली वर्क्स। हाँ 50-200 का क्रॉसओवर बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि वो बेस्ड ही उस पे है ना कि भैया रीसेंट 50 दिन में बहुत प्राइस एकदम से बढ़ रहा है आपका। और दोस्तों जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, 200 ईएमए लगा लीजिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और देखिएगा कि अभी थोड़े दिन पहले जो बाजार ने सपोर्ट लिया है और वहां से ऊपर गया है, वो कहाँ से गया है। अपने आप समझ आ जाएगा कि सारंग जी या मैं या पूजा जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको एक ऐसी टेक्निक मिल जाएगी जो कि आप अगर सिर्फ इसको ही फॉलो कर लेंगे
तो यकीन मानिए लॉसेस तो नहीं होंगे, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और यदि आपने अपने लॉसेस पे रोक लगा दी तो दोस्तों जर्नी बहुत सुखमय हो जाएगी। सारंग, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि होता क्या है कि अगर आज किसी ने ये समझा कि फिबोनाची आपने बोला, हाँ तो लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, उससे स्विच ओवर कर जाते हैं फिबोनाची पे। अभी किसी और ने बताया कि एमएसीडी फॉलो करो, तो वो उस पे स्विच ओवर कर जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सिंपल है, एक या दो चीज़ों पे मास्टरी कीजिए, तो वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलता ही मिलता है उससे। हम किसी चीज़ को क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको बेसिक से नहीं जानते हैं। अब एक्चुअली इसमें सारंग एक और भी चीज़ है कि आज जैसे किसी ने ये पॉडकास्ट देखा, हम्म, कल उसे ईएमआई का सपोर्ट मिल भी गया, हाँ तो वो वहाँ एक लॉट से नहीं करेगा, वो वहाँ 50 लॉट बहुत से लगा कर देगा। देगा। उसे ये लग रहा है कि आज सारंग ने या दीपक ने या पूजा ने एक चीज़ बता दी, हाँ, भैया ये तो बस भगवान है, हाँ, और वो इतना ब्लाइंडली उस पे इतना बड़ा पैसा लगा देगा जिससे कि वो कन्वर्जन लॉस में हो जाए। हम्म, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, चाहे वो सारंग हो, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी कामयाब ट्रेडर एक दिन में दोस्तों ट्रेडर नहीं बन जाता, एक-एक सीढ़ी करके चढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने एक-एक लॉट से जाने कितने महीनों प्रैक्टिस की है, बहुत और अभी आपने क्या सुना 5,000 में, तो 5,000 में फ्यूचर तो आता नहीं है, आज भी नहीं आता, तब भी नहीं आता होगा, तो इसका मतलब ये 10, 20, 50 क्वांटिटी स्टॉक में कर करके आगे बढ़ी हैं। दोस्तों पैसा ऐसे ही बनेगा, एक दिन में रोम नहीं बन गया था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये कहावत याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए सारंग, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्म, अब आपने अभी नाम लिया क्रिप्टो भी करती हैं आप, हम्म, तो क्रिप्टो में भी प्राइस एक्शन ही फॉलो करती हैं। हम्म, कोई ऐसी चीज क्रिप्टो में जो लोग नहीं याद रखते और लॉस ले लेते हैं, उनमें वो याद रखनी चाहिए जिससे कि लोगों का प्रॉफिट बरकरार रहे और लोग पैसा बना पाए, क्योंकि क्रिप्टो एक जेनजी की चीजें हैं, एक बहुत न्यू जनरेशन हम्म, टाइप करेंसी है, हम्म, इससे लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। ऐसी कोई 5 बातें जो क्रिप्टो में ट्रेड करते वक्त लोग याद रखें हम्म। और उनसे उन्हें बेनिफिट हो। सर सबसे पहली चीज तो क्रिप्टो बहुत ज्यादा नरेटिव पे चलता है। सारंग, एक इनमें और ऐड करूंगी, फिर मेरे हाँ, दिमाग से स्किप हो जाएगा। क्रिप्टो में मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, हाँ, तो आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मुझे पता है कि एक लिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो में मूवमेंट्स बहुत एक्सटेंसिव होने की वजह से लॉस के चांसेस क्योंकि ज्यादा है। एक-एक दिन में मैंने 97% तक कॉइन्स भी गिरते हाँ, देखे तो हैं, उस चीज एक को ही दिन कैसे में। मैनेज करें, और उसी दिन वो इतने गिरने के बाद भी एकदम से रिकवर भी कर जाते हैं, बट आपके पास एक पैसा तो लिमिटेड ही होता है, तो उस चीज को कैसे मैनेज करें जाए? क्रिप्टो में सबसे ज्यादा डर इस चीज का होता है। और दोस्तों यदि आप क्रिप्टो में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने रेफरल लिंक नीचे दिया है, आप उससे अकाउंट खोलिए, आपको ब्रोकरेजेस में भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप समझते हैं अपना सारंग जी से कि किस तरीके से क्रिप्टोज में हम पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे नॉर्मल स्टॉक मार्केट में आप चलते हो तो वो किसी के ट्वीट करने से ना हिलती नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया इतना, भैया मेजर प्लेयर्स जो है उन्होंने बोला तो हो सकता है थोड़ा सा आए, वो भी पॉलिसी जब आती है तब होता है। क्रिप्टो में अगर किसी ने कोई नरेटिव सेट किया है, कोई ट्वीट किया है किसी बारे में, वो मार्केट तभी की तभी मूव हो जाती है। मैं आसान शब्द में पूछना चाहूंगा, मैं तो समझ गया आप क्या कह रही हैं, नेगेटिव सेट करना क्या होता है। अच्छा तो नैरेटिव ये होता है कि अगर कोई कॉइन है, ठीक है, उसके अंदर कोई मेजर प्लेयर नाम आया है कि ये प्लेयर इसके अंदर जा रहा है, कोई मेजर इन्वेस्टर है जैसे ब्लैक रॉक हो गया कि ये इस कॉइन में इन्वेस्ट करने वाला है और वो बात ही आई है अभी, तो वो कॉइन तभी की तभी मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे ना ये इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है कि तो कॉइन हम में ऐसा चले गए। ट्वीट कब देखेंगे कि सारंग इस कॉइन में घुसने वाली है और वो कॉइन जो है फाइनेंस भी कर दे और हम भी उसमें इन्वेस्ट कर दें। हम भी पैसा बना लें। पता नहीं सर, जब बहुत ज्यादा करोड़ों खरबों रुपए होंगे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो ट्वीट जल्दी आए और आप उसमें मुझे अटैक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि ये कॉइन भागने वाला है। पर्सनल मैसेज कर देना आप। तो एक तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ट्विटर पे एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है। दूसरा, क्रिप्टो में मूव्स अच्छे आते हैं, ऊपर से हमें लेवरेज अच्छी मिल जाती है, तो हम वहाँ पे ना रिस्क मैनेजमेंट बहुत भूल ही जाते हैं।
मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि वो लिक्विड हो जाते हैं। लिक्विड का मतलब होता है कि जितनी आपने कैपिटल डाली खत्म हो जाती है, एक ही स्टॉप लॉस में। सुपड़ा साफ हो गया जी। हाँ, सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है? क्योंकि मूव देख रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया लेवरेज देख रहे हैं और देखा नहीं है कि अपोज़िट डायरेक्शन में भी चला जाएगा भैया। सारे ऊपर के मजे देख रहे हैं, वो हाँ, नीचे का नीचे नहीं। का कुछ नहीं देख रहे हैं और एक ही दिन में सारे पैसे उड़ा दिए। वैसे ही कम पैसे लेके आते हैं हम मार्केट में जब स्टार्टिंग में आते हैं। तो प्लीज़ विनती है आप सबसे, क्रिप्टो में काम कर रहे हो तो लेवरेज संभाल के देखना, लेवरेज से बच के रहना। तीसरी चीज़, इतने सारे कॉइन्स हैं, हम ऐसे-ऐसे कॉइन्स में चले जाते हैं जो सड़े पड़े हैं। ये सोच के कि भैया वो सस्ते हैं, बिटकॉइन तो लगता है इतने करोड़ों का, इतना महंगा है कैसे लेंगे, इतने तो पैसे नहीं आएँगे। ये 10-15 बिटकॉइन तो होंगे आपके पास। नहीं, नहीं सर, 10-15 बिटकॉइन होते तो फॉर्च्यूनर ले लेते। तो ये देखिए, आप सब्जी मंडी में जाते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा टमाटर पड़े हुए हैं और वो सस्ते में बेच रहा है और उसके टमाटर खराब निकलेंगे बहुत ज़्यादा। वहीं एक महंगे में बेच रहा है, उसके पास कम टमाटर है क्योंकि उसके टमाटर बिक रहे हैं और वहां से लोगे तो आपको फ्रेश माल मिलेगा। तो क्या करना है कि घर जाके 1 किलो टमाटर सस्ते वाले ले लिए पर उसमें से निकले आधे से ज्यादा टमाटर खराब, आपका आरओआई तो कुछ निकला नहीं। या वहां पे जहाँ पे थोड़े से महंगे हैं पर अच्छी क्वालिटी है, सारे यूज कर लोगे, ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि अच्छे टॉप 5 कॉइन सबको पता है आज के टाइम में, उनमें जाओ, उनमें काम करो। ये जो ये मीम कॉइन्स वगैरह है, ये छोटे वाले कॉइन्स हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहो। और इनमें जाना भी है तो अपनी जो आपकी क्रिप्टो की कैपिटल है उसका 10% लगा लो। चिल्लर। हाँ, चिल्लर। या डेली या महीने में जितना हमारा एक्सपेंस जोमेटो का होता है उतना लगा हाँ, लो। उतना लगा लो। अब अभी सिगरेट जितने की पीते हो भैया उतने उतने पैसे का लगा लगा लो। लो। ये तुम्हारा जोमेटो बिल बहुत ज्यादा है। आई क्योंकि दोस्तों एग्री। ये सारा दिन पॉडकास्ट और रील बनाती रहती हैं, घर पे खाना बनता नहीं है, बच्चे सारा दिन तीनों वक्त खाना बाहर से आता है हमारे यहाँ, तो हमारा जोमेटो बिल इज टू बिग। ऐसा भी नहीं है, मैं तो बनाती हूँ, बच्चे नहीं खाते। तो ये कर लो आप, ठीक है? थोड़ा सा ही एक्सपोजर रखो क्योंकि उन कॉइन्स में, बिटकॉइन में तो फिर भी इतना मूव नहीं आएगा। वो कॉइन तो एक एक दिन में गिर जाता है 99% भी आराम से। देखा भी है हम लोगों हाँ, ने। आराम से गिर जाता है। हाँ, वो रिटर्न दे देगी। ये देखो ना कि आपने 10%, वही प्रोबेबिलिटी वाली बात आ गई, 10% अगर आपने चिल्लर में डाल दिया वो गिर जाता है तो कोई 10% गए, पर वो अगर रिटर्न दे जाता है तो वो 100x भी दे जाएगा, तो फिर वो आप खुश हो लेना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। वही ऐसा कॉइन जिसमें आपने 100x बनाया हो। मैंने अभी रिसेंटली सोलाना में जो मूव आया है वहां पे मैंने अच्छा वैसा बनाया है। लेकिन वो तो 170 से 218 220 ही चल रहा है। लेवरेज ली थी। Leverage। लेवरेज ली थी क्योंकि प्राइस एक्शन पे पता चल जाता है ना कि तो आपने क्या देखा? जा रहा है तो ऐसा प्राइस एक्शन में क्या देखा कि आपको पता चल गया और आपने अच्छी मूव बना ली? लेवल्स मैंने बताया था ना, स्विंग हाई स्विंग लो पे वो आया था और वहां पे सपोर्ट लेगा, अच्छी कैंडल बनाई उसने और वहां पे नेक्स्ट चीज जो हम भूल जाते हैं वो कि ये 24 घंटे की मार्केट। तो टाइम फ्रेम क्या यूज करते हैं आप? मैं इवनिंग में ट्रेड करती हूँ क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छे मूव्स आते एंड टाइम फ्रेम कैंडल के लिए टाइम फ्रेम हैं। क्या रहता है? कैंडल के लिए मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम रहता है। अगर मुझे थोड़े दिन का देखना है कि हाँ इसको मुझे कुछ दिन तक रखना है, और अगर मुझे यहाँ पे वो करना है, स्कैल्पिंग करनी है, तो मैं 15 मिनट में ही करती हूँ। मैं इसमें 3 मिनट में तो जाओ ही मत, ऐसे मूव्स आते हैं 3 मिनट में तुम कैंडल देखोगे इतनी ज्यादा मूव हो रही है कि आप 10 स्टॉप लॉस 10 बार खा के निकल जाओगे। 15 मिनट अगर शॉर्ट करना है, मतलब हाँ। शॉर्ट फ्रेम के लिए करना है, 1 आवर अगर आपने होल्ड करके स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मैं क्या कह रही थी? 15 मिनट 1 घंटा कैंडलस्टिक का 5वां कोई पॉइंट बताने वाली थी। ये 5वां पॉइंट बताने वाले थे। दोस्तों सारंग जी तो हो गई हैं कंफ्यूज, लेकिन आप मत होइएगा और ये 5वां पॉइंट जब तक बताती हैं 4 पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट नैरेटिव, दूसरा आपने क्या बताया था जी? ओवर लेवरेज नहीं होना है। और तीसरा क्या बताया था मैंने? मैं खुद भूल गई। प्राइस एक्शन को ठीक से फॉलो करना है। प्राइस एक्शन को ठीक से फॉलो करिए। और चौथा क्या बताया था? Risk management।
ऑल्ट कॉइन्स में, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स में ज़्यादा नहीं घुसना, टॉप कॉइन्स में ही रहना है ज़्यादा। मीम कॉइन्स और ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा नहीं घुसना। टमाटर अच्छे वाले लेने हैं, खराब टमाटर कचरा ही होते हैं और कचरा कभी भी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट कि फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपको इसमें टैक्सेशन ज़्यादा लग रही है और आपको ये लग रहा है कि प्रॉफिट कैसे करेंगे, या तो आप बिटकॉइन में आप ETF कर लो। ETF कहाँ अवेलेबल है इंडिया में? जी हाँ सर, वो तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है इंडिया में। SIP कर लो आप, बिटकॉइन में SIP कर लो, ये आपके लिए सही है। ज़रूरी थोड़ी ना ट्रेडिंग करनी है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में SIP करते हो, आप बिटकॉइन में भी SIP कर लो। ज़रूरी है कि आपको हाथ जलाना है अपना ट्रेडिंग करके? जिस चीज़ को नहीं समझ आ रहा है, जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है, नहीं आप हैंडल कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो अपना पैसा डालो मंथली का जितना है आपका, और आप SIP करो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब तक जो सारंग की बातों का सारांश निकलता है वो ये है कि किसी भी सिस्टम को फॉलो करें, फॉलो अ सिस्टम। अपने मन से ट्रेड नहीं लेना है। आपको जब भी ट्रेड लेना है या तो प्राइस एक्शन फॉलो करती हैं ये। प्राइस एक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं एक QR कोड देने वाला हूँ, वहाँ तक आप जाइए और वो QR कोड को स्कैन कर लीजिए। आपको एक प्राइस एक्शन की PDF मिल जाएगी, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि कैंडलस्टिक कैसे काम करती हैं। दूसरा, यदि आप बिटकॉइन में काम करते हैं तो 5 इन्होंने पॉइंट बताया, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम लेवरेज लें और चार्ट को फॉलो करते हुए कॉइन खरीदें या बेचें। और इससे भी बेहतर सिस्टम है, या तो ये बता रही है ETF करिए, और अगर ETF आपको संभवतः नहीं मिल पा रहा है तो सिप कर दीजिए, जिससे कि आपकी कैपिटल जो है काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। फिलहाल में इन्होंने कई करोड़ों रुपए कमा लिए हैं सोलाना से, तो इसलिए वैसे ही ये तो उड़ रही हैं। लेकिन चलिए, हम इनको फिर भी अपनी गुड विशेस देते हैं और आप सब लोगों को भी गुड विशेस देते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छा पैसा बना पाएं। और आज सारंग का जो सारांश निकला है और इससे जो आप लोगों को सीख मिली है, इससे आप लोग जरूर कुछ सीखेंगे। और यदि आप में दोस्तों फिर भी कोई सवाल रह गए हैं या कुछ आपको लगता है कि आप सारंग से पूछना चाहते हैं या मेरे से पूछना चाहते हैं, तो कृपया करके आप कमेंट करें। सारंग जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपके सारे सवालों का जवाब देंगी, मेरी टीम आपके सारे सवालों का जवाब देंगी, और आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग मेरे से बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, मैं सबके लिए अवेलेबल रहता हूँ। और सारंग, लास्ट में चलते हुए आपसे एक क्विक बात पूछना चाहेंगे। कोई ऐसी 2 या 3 4 बातें या 5 बातें जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, ताकि वो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, इन्वेस्टिंग में या क्रिप्टो मार्केट में ध्यान रखें, जिससे कि उनकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर से बेहतरीन बने? देखो मैं ना आप सबसे एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कहना चाहती हूँ कि ना, एक आप नॉर्मल इंसान और एक ट्रेडर का ना जो दिनचर्या है, जो माइंडसेट है, जैसे वो सोचता है, वो ना बहुत अलग होता है। तो जब तक आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो आप है इंसान, आप रिस्क लेते हैं नहीं लेते हैं, उसको नहीं चेंज करेंगे, अपने दिनचर्या को चेंज नहीं करेंगे, कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को कैसे देख रहे हैं, तब तक आप ट्रेडिंग में भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा अपना माइंड ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको हर एक चीज़ पे, जिस चीज़ को देखते हैं उसको अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि कैपिटल ही आपका धनुष है। अगर अर्जुन का धनुष टूट जाता तो वो महाभारत नहीं जीत पाता। तो अपने धनुष को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी चीज है। वो टूट गया, कितनी बार धनुष बनवाएंगे जी आप? तो उसको बचा के रखिए, ठीक है, तभी आप बाण चला पाएंगे। धनुष है आपका, ठीक है, तो उसको बचा के रखिए किसी भी कीमत पे। आप चाहे पेपर ट्रेड कर लीजिए, वहां से सीख लीजिए, पर जो आपके पैसे हैं वो बार बार नहीं आएंगे, वो आपकी मेहनत के पैसे हैं, उनको मत गवाइए। बस यही मैं कहना चाहूंगी। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे सारंग को। और यदि आप लोगों ने कमेंट्स करे और आपके क्वेश्चन आए दोबारा से जो आप सारंग से पूछना चाहते हैं, तो हम इनको दोबारा आमंत्रित करेंगे अपने पॉडकास्ट में पार्ट 2 के लिए, ताकि आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा कर पाए। तो थैंक यू सारंग जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर, और मुझे बुलाने के लिए। नहीं, इट्स आवर प्लेजर।
और मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं सोचती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं सिखा सकूँ। और थैंक यू एवरीवन, इतना हमें इस काबिल बनाने के लिए कि हम आपको सिखा सके। आप हो तो हम हैं, आपको सिखा पा रहे हैं, क्योंकि गुरु तभी बनता है ना जब शिष्य हो। वो उस माइंडसेट में, कि वो सीखने के माइंडसेट में बैठा हो। तो सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ है, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।